नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। कांस्टेबल विकास और पूर्णानंद शहीद हुए हैं। डिप्टी कमांडेंट प्रशांत की हालत नाजुक है। मुठभेड़ में आपको बता दें, ताजा अपडेट यह है कि 6 जवान जख्मी हुए हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने जानकारी दी है। डीजीपी ने जवानों की बहादुरी की हालांकि तारीफ भी की। मुठभेड़ में एक नक्सली भी ढेर हुआ है। शहीद जवानों में एक जवान राजनांदगांव का जवान पूर्णानंद शहीद हुआ है। शहीद जवान विकास कुमार यूपी का निवासी है। डिप्टी कमांडेंट प्रशांत कुमार जख्मी हैं। कांस्टेबल गिरिवर ओरांव अजीत सिंह जख्मी हैं। पी पवन कुमार, विभा मेहता और पवार पांडुरंग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक नक्सली ढेर बताया जा रहा है। आपको बता दें, कांस्टेबल विकास और पूर्णानंद शहीद हुए हैं। अभी वहाँ से जानकारी ली जा रही है और ये सीआरपीएफ का कोबरा का ऑपरेशन था और जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से 2 जवान शहीद हुए हैं और 6 लोग घायल हैं। लेकिन अभी जब तक कि वहाँ से उन्हें निकाल नहीं लिया जाए, रेस्क्यू नहीं हो जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक नक्सल डेड बॉडी है। हमारे यहाँ कोबरा की जो टीम्स इन्वॉल्व हैं उनके पास उनका ऑपरेशन था और उन्होंने बहादुरी के साथ जाकर ऑपरेशन किया है। तो बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया गया है। आपने सुना डीजीपी डीएम अवस्थी को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। बीजापुर से मुकेश चंद्राकर, जबकि रायपुर से अवधेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुकेश, आपके पास आना चाहूंगा। मुकेश, ये कोबरा ऑपरेशन था, ताजा क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए कमरुद्दीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटर स्टेट कॉरिडोर पर बसे पामेड़ का जो इलाका है वो अति संवेदनशील क्षेत्र है। माओवादियों की वहां तूती बोलती है। उस इलाके में सड़क बनाने के लिए 1200 जवानों की तैनाती की गई थी। हर 3 किलोमीटर में एक कैंप खोला गया था। तोंगुड़ा कैंप भी उन्हीं में से एक है, जिसमें सीआरपीएफ और कोबरा के संयुक्त जवान जो है उस कैंप में रहते हैं। आज तड़के सुबह जो है सीआरपीएफ और कोबरा 204 बटालियन के जवान ईरापल्ली के जंगलों की तरफ ऑपरेशन पर निकले हुए थे। इसी दौरान माओवादियों के साथ इन जवानों का मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर हुआ है। साथ ही 8 जवानों को गोली लगी, जिसमें से 2 जवानों की मौत हो गई, 2 जवान शहीद हो गए, 6 जवान जख्मी हैं, जिसमें से डिप्टी कमांडेंट जो है उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जो शहीद जवान हैं उनके नाम प्रशांत कुमार और माफ कीजिएगा कमांडेंट विकास कुमार और पूर्णानंद साहू जो हैं ये शहीद हुए हैं। और जो घायल जवान हैं उनके नाम प्रशांत कुमार, गिरिवर ओरांव, अजीत सिंह, पी पवन कुमार, बीबा बसु मेहता और पवार पांडुरंग बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद जो है बीजापुर के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो इस घटना के संबंध में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। हालांकि रायपुर से डीजी डीएम अवस्थी ने इस पूरे घटना की पुष्टि करते हुए इस घटना की जानकारी दी है। सुबह से जिस तरह की जानकारी निकल कर आ रही थी, 4 जवानों को गोली लगी है, जिसमें से 2 जवानों की शहादत हुई, 2 जवान जख्मी हुए थे। और वक्त बढ़ते बढ़ते ये संख्या बढ़ते गई और अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि घायल जवानों को कहाँ ले जाया गया है, क्योंकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसता है पामेड़। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तेलंगाना के चेरला में जो है जवानों को पहले ले जाया जाएगा, वहां पे उनका उपचार चलेगा। और चूंकि पुलिस अधिकारी भी पूरे मामले की जानकारी नहीं दे रहे हैं, इस वजह से कुछ भी इस वक्त ये कह पाना और घायल जवानों की स्थिति के बारे में बता पाना संभव नहीं है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल, तो घायल जवानों की स्थिति के बारे में बताना मुश्किल है। और हालांकि रायपुर से जो डीजीपी डीएम अवस्थी हैं उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है। हमारे सहयोगी रायपुर से अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, डीजीपी डीएम अवस्थी कह रहे हैं ये एक बड़ी उपलब्धि है, इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 2 जवान शहीद हुए हैं और एक नक्सली सिर्फ ढेर हुआ है?
देखिए, ये सरकार की ओर से डीजीपी की ये दलील समझ से परे है कि 2 जवान के शहादत के बाद और 6 जवान के जख्मी होने के बाद डीजीपी कहते हैं कि बहादुरी और सफल ऑपरेशन है, जबकि आप ही कह रहे हैं कि महज एक माओवादी को ढेर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दावे किए गए कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद, सरकार बदलने के बाद स्थितियां बदली है, बातचीत के रास्ते खुले हैं, लगातार बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी से लेकर सीएस तक लगातार इस ओर नजर बनाए हुए, इस ओर रणनीति बनाए हुए कि कैसे छत्तीसगढ़ से ये जो सबसे बड़ी नासूर है माओवादी, उसे दूर किया जाए, इस अभियान को खत्म किया जाए। लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक की घटनाएं बताती है कि 6 बड़ी घटनाएं बीते 1-1.25 साल में हुई है छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद, जो बताने के लिए काफी है कि सत्ता बदल गया लेकिन अंजाम वही है, परिणाम वही है। आज भी माओवादी अपने मान से निकलते हैं, शहीद जवानों को शहीद कर देते हैं, उसके बाद अपने मान में चले जाते। सवाल यह है कि पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, जिम्मेदारों की ओर से उन्हें दावे किए जाते हैं कि इतने नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, उनके 100 बरामदगी कि अगर आंकड़े देख लिए जाए तो दावे और हकीकत में या यह कहा जाए कि पुलिस जो बयानों में कहती है कि इतने माओवादियों को मारा गया, 100 रिकवरी की के आंकड़े अगर देख लिए जाए तो 1/4 के आसपास में रहते हैं। तो सवाल यही है कि रणनीति कब तक बनाई जाएगी, कब तक इस जो एक सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की बनी हुई है, इसे कब तक दूर कर लिया जाएगा। जिस तरह से आज ये ऑपरेशन हुआ, पहले ये खबर निकल के आई कि राजधानी में बैठे आला अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि वहां पे क्या ऑपरेशन किया जा रहा है। देर शाम होते होते डीजीपी तारीफ कर देते हैं ऑपरेशन की, लेकिन सवाल यही है कि कब तक हमारे जवान छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के नाम पे, रक्षा के नाम पे शहीद होते रहेंगे और हमारे जो हुक्मरान है वो केवल रणनीति बनाने की दुहाई देते रहेंगे। बिल्कुल अवधेश, आपने बहुत सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश बता रहे हैं कि घायलों को इलाज के लिए कहां ले जाया गया है इसकी जानकारी नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है ये जानकारी नहीं है, और डीजीपी टीएम अवस्थी आकर फ्रंट फुट पर बोल देते हैं कि एक कोबरा जो ऑपरेशन है वो सफल ऑपरेशन है। बहरहाल बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजापुर में 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन सभी पर सरकार ने 9 लाख रुपए का इनाम रखा था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 LGS कमांडर, 2 LOS डिप्टी कमांडर शामिल है। माओवादियों के खोखले विचारधारा से मोह भंग होने के बाद इन सभी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुलिस अधिकारियों ने 10,000 का प्रोत्साहन राशि दी। दंतेवाड़ा में कटे कल्याण थाना इलाके में टेटम के जंगल पारा में सुरक्षा बलों ने नाबालिग समेत 5 नक्सली को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सली पंचायत चुनाव के दौरान आईईडी ब्लास्ट करने में शामिल थे। ब्लास्ट में एक जवान जख्मी हो गया था। सुकमा में सुरक्षा बलों ने मिनपा के जंगल से आईईडी बॉम्ब बरामद किया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। सीआरपीएफ के जवानों ने बाद में आईईडी बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। और कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 यात्री बसों की भिड़ंत हुई है। 33 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को रायपुर और कांकेर रेफर कर दिया गया है। केशकाल थाना इलाके की ये पूरी घटना, तो एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। कोंडागांव से खबर, जहां पर 2 यात्री बसों की भिड़ंत हुई है। 33 यात्री घायल हैं, जबकि 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को रायपुर और कांकेर रेफर कर दिया गया है। केशकाल थाना इलाके की ये पूरी घटना अब तक पहुंचा रहे हैं। और मौजूदा स्थिति क्या है अस्पतालों की, किस तरीके से अस्पतालों में घायलों को भर्ती किया गया, उनका इलाज, ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 2 यात्री बसों की भिड़ंत और उसमें 33 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हैं। विवेक, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? देखिए कमरुद्दीन, मैं बता दूं कि नेशनल हाईवे 30 में जो केशकाल के पास का जो सड़क है काफी जर्जर हो चुका है। लगातार इसकी शिकायत कई बार हो चुकी है और आज जो दुर्घटना का कारण है वो जर्जर सड़क है, क्योंकि जो ठेकेदार जिसने सड़क का काम दिया, एक साइड से गड्ढा छोड़ दिया है, तो 2 बस आमने सामने सवारियों को लेकर जो टाइमिंग इनकी रहती है उसको लेकर काफी स्पीड में थी और दोनों बस आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 33 यात्रियों को चोट आई है, जिसमें से 6 लोग काफी गंभीर हैं और 6 लोगों को बाहर रिफर किया गया है। कुछ कांकेर गए हैं और कुछ रायपुर रिफर किया गया है और बाकी लोगों का इलाज अभी केशकाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जी गम, अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है? क्या इलाज वहां पर इलाज के लिए व्यवस्थाएं सही हैं? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात अच्छी रही कि जो जगदलपुर से कोंडागांव से कुछ डॉक्टरों की टीम को केशकाल को बुलाया गया था और वो डॉक्टर वहां पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो घायलों का इलाज किया, जिससे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी थी वो दूर हो गई और जो घायल है उनका इलाज समय पर हो पाया, जिसके कारण कोई बड़ा जनहानि वाली बात नहीं हो पाई, न किसी की मौत हो पाई है और समय पर इलाज मिलने से लोगों की जान बच गई। और ये जो बस था विवेक, किस कंपनी का है, किस ट्रेवल्स एजेंसी का है? देखिए, एक बस है जो है रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी, वो नरेश ट्रेवल्स की है, और एक महिंद्रा ट्रेवल्स की बस है जो जगदलपुर से रायपुर की ओर आ रही थी। और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो घायल है, उनके अनुसार जो महिंद्रा बस के जो चालक है उसने गाड़ी को जो साइड से उतारना था वो साइड से उतारा नहीं और ओवरटेकिंग के चक्कर में दोनों बस की टक्कर हो गई है। जी, और पुलिस की तरफ से इस हादसे टक्कर के बाद क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है विवेक? देखिए, जिस तरीके से दोनों बस आपस में टकराई तो पूरा नेशनल हाईवे जाम हो चुका था और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बस को साइड में किनारे किया और उसके बाद में उनको यात्री जो जाम लगा था उसको दूर किया, जिससे लोगों को राहत मिली, नहीं तो वहां पे जो दोनों बस इस तरीके से टकराई थी कि पूरा हाईवे जाम हो चुका था। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट देने के लिए। सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हमारी सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। इस मामले में कैबिनेट की बैठक में गंभीरता से चर्चा हो चुकी है। आखिर बस्तर में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसको लेकर गृह विभाग गंभीरता से इस मामले में काम कर रहा है। अभी परसों ही कैबिनेट में इसके बारे में चर्चा हुई कि ऐसा फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके से बस्तर में ज़्यादातर ये घटनाएं हो रही हैं। गृह विभाग इसमें संजीदगी से कुछ काम कर रहा है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। विदेशी बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम देने का मामला, कर्नाटक से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता नरसिंह भूतड़ा ठगी का शिकार हुए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी। सुपेला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी के आरोपी को धर दबोचा। विदेशी बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी की थी। कर्नाटक से आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। बीजेपी नेता नरसिंह भूतड़ा ठगी का शिकार हुए थे, लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कर्नाटक से धर दबोचा है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, चलिए फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही प्रदेश का 28वां जिला बन चुका है और सीएम ने आज इस जिले का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। बिलासपुर से काटकर गौरेला पेंड्रा मरवाही को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। नए जिले में 166 ग्राम पंचायत, 222 गांव और 2 नगर पंचायत शामिल हैं। वहीं जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,68,225 हेक्टेयर है। इस जिले की आबादी 4,14,300 होगी। हम सब के मिलके अवसर में आप सब लोग बधाई देना चाहता हूँ। और मोहित के बेटा जी ने पड़ोसी जिला के जाएंगे, वो मांग रखे कि पठान वाले एरिया में ज्यादा लगता है थोड़ी दूरिया पर। पठान ने आवाज रखी है, वो आपके एरिया में शामिल करे की मांग मोहित के करे। आप करते समझिए तो यूं मिलाए पठान आए जिला आपके नवा जिला में मिलाया कि मैं घोषणा कर रहा हूँ और आप सब बधाई देते हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही को मिलाकर नया जिला बनाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तीनों को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। नया जिला बनाने के लिए उन्होंने सीएम भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा किया। छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के वजूद में
पेंड्रा गौरेला मरवाही आने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने कहा कि सबसे विकसित होने वाला जिला होगा। आने वाले समय में अमरकंटक पर्यटन स्थल को नए जिले में कैसे शामिल किया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने भी नए जिले का स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि नया जिला बनने से विकास होता है। हमारी सरकार थी तो 11 नए जिले बनाए गए थे। पेंड्रा जिला बनने के बाद आने वाले समय में अमरकंटक को भी पेंड्रा जिले में कैसे शामिल किया जा सकता है, ये हम लोग विचार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है। हमारी भी सरकार थी तो हमने बहुत सारे जिले 16 से बढ़ा करके हम 27 तक हमारे ज़िले किए और नए ज़िले बने, निश्चित रूप स्वागत है। और नए ज़िले बनने से निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता और साथ ही साथ जिला प्रशासन के साथ साथ जनता से जुड़ने का अवसर मिलता है। निश्चित रूप से उससे विकास की संभावनाएं। मंत्री मोहम्मद अकबर सोमवार को मिलिए मंत्री से कार्यक्रम के तहत 25वीं बार कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने पहले लोगों से मुलाकात की और फिर प्रेस वार्ता करते हुए सिल्वर जुबली राउंड नाम से एक बुकलेट भी जारी किया। हर सप्ताह सभी माननीय मंत्रीगणों को आना है और मेरा 25वीं बार आना हुआ है। एक बुकलेट मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी दिया है। उसमें कौन कौन आवेदक आए, कितने लोग थे, कौन सा विषय था और उन आवेदन पत्रों को कौन से विभाग में निराकरण के लिए भेजा गया है, वो सारी जानकारी है। तो वो अनुपस्थिति में भी यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जिन्होंने आवेदन दिया उनको जानकारी प्राप्त हो सकेगी, इस कारण उसको दिया गया। क्या लगता है पहले दिन आप आए और 25वें दिन आवेदन की संख्या में कमी, लोगों में संतुष्टि, क्या आकलन करते हैं आप? आवेदन की संख्या में कमी इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि जो भी आवेदन आए उसमें निराकरण अधिकांश में हो गया है। तो जैसे रमन सरकार के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, किसी भी सर्विस मैटर में क्रिमिनल मैटर की जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि यास्मीन के ऊपर चल रहे विभागीय जांच की कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा गया, पर शासन के तर्क के बाद हाईकोर्ट ने यास्मीन के खिलाफ कार्रवाई को हरी झंडी दे दी। हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी को प्रारंभिक जांच करने की छूट दे दी, जिससे माना जा रहा है कि अब यास्मीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कि किसी सर्विस पिटीशन में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टे नहीं करी जा सकती। कोर्ट ने भी प्राइमा फेसा ये व्यू लेते हुए ये कहा कि हाँ, ये लॉ की प्रपोजिशन करेक्ट है कि किसी सर्विस पिटीशन में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को नहीं स्टे किया जाना चाहिए। ये मामला अब अगली बार 17 तारीख को आएगा इस महीने की, और अभी के लिए उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए ये वर्ड यूज़ किया है कि इंक्वायरी जो एसीबी कर रही है उसमें उनको कोई रोक नहीं है, वो प्रोसीड कर सकती है। जगदलपुर में टीएमडीडी आयोग के दफ्तर में आज सुनवाई हुई। सरकार के वकील भूपेंद्र सिंह के मुताबिक आयोग में 2 सीआरपीएफ के जवानों की गवाही हुई। बताया जा रहा है कि ये दोनों जवान घटना के समय सुकमा के चिंतलनार इलाके में कोबरा बटालियन में पदस्थ थे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से एक आत्मसमर्पित नक्सली को भी गवाही के लिए बुलाया गया था। प्रदेश सरकार ने आयोग को मार्च तक सुनवाई पूरी करने को कहा, इसीलिए आयोग गवाहों की सुनवाई के बाद जल्द ही अपना फैसला दे सकता है। पिछले 9 सालों से जस्टिस टीपी गुप्ता की 1 सदस्यीय जांच आयोग सुनवाई कर रही है पूरे मामले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिका जाएंगे। सीएम बघेल के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास दिल्ली से सीएम बघेल अमेरिका के लिए रवाना होंगे। सीएम बघेल 19 फरवरी तक अमेरिका में ही रहेंगे। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी पर लेक्चर देंगे और वहां के छात्रों के बताएंगे कि कैसे इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्तर पर बदलाव हुआ, लोगों के जीवन में क्या सुधार हुआ। कहीं भी रहूँगा लेकिन दिल तो छत्तीसगढ़ में ही रहेगा, मन तो यही लगा रहेगा। और आजकल तो फिर इंटरनेट का ज़माना है, कहीं भी जाइए संपर्क तो रहता ही है। अमेरिका दौरे में एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ मेरा लेक्चर है और यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ से गए हैं, जो चना एक संगठन है, उनसे मुलाकात है और विभिन्न संगठनों से भी। छत्तीसगढ़ सरकार किराए पर एक और हेलीकॉप्टर लेने जा रही है। प्रदेश सरकार के पास एक राजकीय विमान और एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। इसके अलावा अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग
और आपात सेवाओं के लिए भी एक हेलीकॉप्टर किराए पर चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी एक और हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की जा रही है और इसीलिए प्रदेश सरकार किराए पर हेलीकॉप्टर ले रही है। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ के खबरों का सिलसिला यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।